हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संघवाद। और आज हम जानने वाले हैं इस चैप्टर का पाठ परिचय, यानी कि वो सारी बातें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी जो इस चैप्टर से रिलेट करती हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल है संघवाद, वो क्या होता है और उससे संबंधित कौन कौन सी बातें आती हैं, फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, वो सारी बातें आज हम सीखेंगे। अब पाठ परिचय से क्या फायदा होता है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपने जाना, उससे क्या फायदा है? भाई बहुत फायदा है। सारी बातें वो पता चल जाती है जो उस चैप्टर से रिलेट करती हैं, साथ ही साथ हमारे दिमाग में एक फ्रेम बन जाता है कि किस तरीके से हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, किस टॉपिक के बाद कौन सा अगला टॉपिक आएगा, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कैसे रिलेट करता है, वो सारी चीजें हमें चैप्टर के इंट्रोडक्शन यानी कि पाठ परिचय के द्वारा पता चल जाती हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन जिसका नाम है संघवाद। तो चलिए जानते हैं संघवाद पाठ परिचय में क्या क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संघवाद है क्या। तो संघवाद के अर्थ के रूप में हम समझें तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर शक्तियों का बंटवारा, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में किया जाता है। केंद्र सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं और हर राज्य के पास अपने राज्य का शासन करने के लिए अलग अलग शक्तियां होती हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? संघवाद यानी कि फेडरलिज्म कहा जाता है। क्लियर? अब संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है, किस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था चलती है, कैसे शक्तियों का बंटवारा अलग अलग किया जाता है, वो सब जानेंगे। उसके बाद संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। जब एक संघवाद के अंतर्गत संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना करी जाती है और उसमें शक्तियों का बंटवारा बराबरी से केंद्र और राज्य सरकारों में किया जाता है, तो उसकी क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, वो सारी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे संघवाद के प्रकार को। इसको संघवाद के प्रकार, क्या संघवाद के भी कुछ प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों की क्या बातें हैं, वो सब जानेंगे। और फिर हम जानेंगे एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर। अब संघात्मक तो हमें पता चल गया कि संघात्मक व्यवस्था में, संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कर दिया जाता है। अब एकात्मक सरकार क्या होती है? तो एकात्मक सरकार वो होती है जिसमें शक्तियां सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, केंद्र सरकार के पास होती हैं। अब एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था के बीच क्या अंतर देखने को मिलता है, वो हम जानेंगे। उसके बाद ये एक पार्ट हो जाएगा, फिर दूसरा पार्ट जो आएगा उसमें भारत में संघीय व्यवस्था को हम जानेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था का स्वरूप हमें कैसे दिखाई देता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में संघवाद को अपनाया गया है, ठीक है। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो उसका स्वरूप कैसे दिखाई देता है? तो शक्तियों के विभाजन की हम बात करें तो हमें 3 रूपों में कुछ शक्तियां बटी हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि संघ सूची, ठीक है, दूसरी है राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची को क्या कहा जाता है? संघ सूची यानी कि सेंट्रल लिस्ट, ठीक। फिर राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, ठीक। फिर आती है समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब
भारत में संघीय व्यवस्था के स्वरूप को हम देखें तो शक्तियों को कुछ इस तरीके से बांटा जाता है। अब संघ सूची, सेंट्रल लिस्ट। अब इसमें संघ सूची में वो सारे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। किसे होता है? केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची क्या होती है? तो राज्य सूची में वो सारे विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों का होता है। ठीक, अब भाई केंद्र की बात हो गई, राज्य की बात हो गई, यानी कि संघ और राज्य यानी कि सेंट्रल और स्टेट की बात हो गई। अब यह समवर्ती सूची क्या है? इसमें कौन से विषय रखे जाते होंगे? ठीक है, केंद्र सरकार के तो हो गए, राज्य सरकार के हो गए, अब क्या बचा? समवर्ती सूची, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें वो सारे विषय रखे जाते हैं जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है। कौन कौन दोनों? केंद्र एवं राज्य। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, ये दोनों मिलकर इस पर कानून बनाती हैं। ऑलराइट, क्लियर? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या क्या है, किस तरीके से काम करती हैं, यहां तक की बात क्लियर? बढ़ा जाए फिर आगे। चलिए, तो ये हो गई भारत में संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है अब उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, संघीय व्यवस्था का स्वरूप तो हमने जान लिया कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में अलग अलग विषयों को रखा गया और उन विषयों पर जो है कानून बनाने की शक्ति अलग अलग की होती है। ठीक है, ये बात जान ली। अब संघीय व्यवस्था, फेडरलिज्म सिस्टम आखिर चलता कैसे है? तो देखें, भाषा नीति बनाई गई है कुछ। अब जैसे हम भारत देश की बात करें तो भारत में कई सारी भाषाएं हैं, लेकिन कुछ ही भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। जैसे कि भारत में 22 भाषाओं को, कितनी? 22 भाषाओं को 8वीं सूची में रखा गया है। किसमें? 8वीं सूची में रखा गया है। ठीक है, 8वें शेड्यूल में। टोटल 12 शेड्यूल हैं। सूची नहीं, इसे हम अनुसूची कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुसूची, यानी कि शेड्यूल, 8th शेड्यूल। ठीक है, फिर केंद्र राज्य संबंध। अब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया है। अलग अलग विषय बनाए गए हैं, अलग अलग विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्यों की होती है। लेकिन क्या केंद्र और राज्यों के बीच कोई संबंध भी होता है? इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर भाषाई राज्य, क्यों? अलग अलग भाषाएं हैं, तो भाषा के आधार पर भारत देश के राज्यों का गठन किया गया था। तो भाषा के आधार पर ही क्यों किया गया था, वो बात जानेंगे। फिर भारत में भाषाई विविधता को जानेंगे, यानी कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जिसे कहते हैं, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। पूरे भारत देश में कई सारी भाषा और भाषा के बाद कई सारी बोलियों को भी, यानी कि डायलेक्टिक जिसे हम कहते हैं, तो कई सारी भाषा और बोली को बोलने वाले लोग भी रहते हैं। इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो किस तरीके से है और किस तरीके से उसको मैनेज किया गया था, ठीक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। फिर उसके बाद क्या बात आती है, भारत में विकेंद्रीकरण, भारत में डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया कैसे होता है। अब विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, वो भी विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शासन का बंटवारा। जैसे कि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, तो ठीक उसी तरीके से, ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में 1992-93 के आसपास पंचायती राज की व्यवस्था करी गई थी। यानी कि जो छोटे छोटे टाउन हैं, नगर हैं, ठीक है, और गांव हैं, उनके लिए शासन की व्यवस्था करना, उनकी अलग सरकारें होंगी, उनका शासन सीधे राज्य सरकार से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार भाई अलग अलग जगह का देख रही है, यानी कि राज्य सरकार ओवरऑल स्टेट में ही बैठी है, विधानसभा में बैठी है, लेकिन अलग अलग नगर का शासन कैसे देखेगी? क्या वो अलग अलग जगह आके देख सकती है? नहीं देख सकती। इसलिए हर स्तर पर शासन की व्यवस्था करी गई, ठीक है, कि गांव के स्तर पर अलग होगी, ब्लॉक के स्तर पर अलग होगी, जिला के स्तर पर अलग होगी, ठीक है। फिर नगरों की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो जनसंख्या के आधार पर भी नगर पालिका या नगर निगम या नगर पंचायत के भी चुनाव होंगे, ठीक है। तो हर एक स्तर पर शासन की व्यवस्था भारत के संविधान में करी गई है। तो हम जानेंगे इसमें पंचायती राज के बारे में।
फिर 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान कि 1992 में जो पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी उसके क्या प्रोविजंस थे, क्या प्रावधान थे, क्या कानून थे। फिर जानेंगे किसके बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमें जानना है ओवरऑल संघवाद को। फिर पंचायत समिति क्या होती है, पंचायतों की मुख्य परेशानियां क्या है, क्या उनको समय पर पैसा मिलता है, समय पर ग्रांट मिलता है, समय पर अनुदान मिलता है, क्या पंचायत सारी व्यवस्थाएं अपने एरिया की कर सकती है। ठीक, फिर उसके बाद जानेंगे जिला परिषद के बारे में, फिर नगर निगम के बारे में। तो इस तरीके से हम कवर करेंगे किस चीज को, संघवाद को। और अंत में एक एग्जाम्पल आपको ब्राजील देश का दिया जाएगा जिसके जरिए आपको बहुत अच्छे से संघवाद समझ में आ जाएगा। तो ये रहा चैप्टर जो एनसीईआरटी में है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th पॉलिटी। ठीक है, ये सारी बातें होंगी इस चैप्टर के अंतर्गत। तो इस तरीके से चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा और जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आपके अभ्यासगत प्रश्नोत्तर दिए होते हैं, प्रश्नावली दी होती है, तो उसको हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लगभग 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के हम करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने के बाद बारी आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो ऐसे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। जी हाँ, और किस फॉर्म में करेंगे हम करेंगे 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न, 5 लघुत्तरीय प्रश्न और 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो कुछ इस तरीके से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और इतना सब जब हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद एक बार पूरे चैप्टर का आपको एक सिंगल वीडियो में एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन 1 शॉट में कराया जाएगा, यानी कि 1 शॉट रिवीजन भी कराया जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है ये पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है, पसंद भी आया, यानी कि एक चैप्टर को हम कितने अच्छे तरीके से कितने सारे पार्ट्स में पढ़ाएंगे कि एकदम आप घोल के पी जाओगे उसको। नींद में भी कोई पूछेगा आंसर तो आप बता दोगे, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से डिवाइड करके हम आपको हर एक चीज कंप्लीट तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है और अगले वीडियो में हम क्या जानेंगे, इस चैप्टर का पहला टॉपिक जानेंगे। तो रेडी रहना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन की जानकारी तुरंत मिल जाए। ठीक है, ताकि आप वीडियो तुरंत अटेंड कर पाएं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर आप हमारी डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। ऑलराइट, और कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास आपके लिए हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री में कराए जाते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का पैसा आपसे नहीं लिया जाता, एकदम फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दिया गया है और इतने अच्छे फॉर्मेट में एक एक शब्द से एक एक बूंद के साथ आपको सारी चीजें कंप्लीट कराई जाती हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।